नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विद मी में। हम लोग आदिकाल के प्रश्न देख रहे थे। इससे पहले एक वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न देख चुके हैं। अब हम लोग आगे का देखते हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं वीडियो, और हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास भी देख चुके हैं, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो देखिए, जायसी है, अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो कौन है ये? अमीर खुसरो। इससे पहले हम लोग कल के वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो इसके ऑप्शन बी सही है। मुकरी लिखने वाले सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? तो देखिए, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास भी अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, और कोई उद्देश्य नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा इनके मुकरियों का उद्देश्य था। ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियों और मुकरियां लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें 20 से 21 उपलब्ध हैं। निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? देखिए, पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पैंगलम और वड़ रत्नाकर। इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। राउलवेल जो है शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति राउलवेल। और ये किसकी है? रोड़ा कवि की। हम लोगों ने ऊपर इसको देख चुका है कि ये किसकी है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की। चंपू काव्य किसे कहा जाता है? जो गद्य पद मिश्रित हो। प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राहुल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। राहुल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। राउलवेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू। अभी हम लोगों ने देखा ऊपर के डिटेल में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर रत्नाकर, कुएलमाल। तो देखिए, ऑप्शन बी सही है इसका। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये जो है आपका व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर से उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसका और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वड़ रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बहुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद और व्याकरण। अभी आप लोगों ने देखा व्याकरण है। इनमें से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो देखिए, कृति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वड़ रत्नाकर। तो कौन सी है? उक्ति व्यक्ति में जो प्रकरण है, यह आपका क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? देखिए, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और डिंगल पिंगल अवधि। तो इसमें पूछा कौन सी आदिकाल की भाषा। तो आदिकाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की पहले तो ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर नागेंद्र की जो पुस्तक है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, कि 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ है, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। शैलियाँ हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भाव की अभिमंजना पिंगल शैली में की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है JRF नेट JRF के लिए, चाहे TGT और PGT के लिए। जब कभी डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में क्या हो गया? विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदि कालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आजकल की भाषा ब्रज भाषा है और खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है।
ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और डिंगल पिंगल। अभी आप लोगों ने देखा क्या है, रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का दूसरा नाम है। इसका डिटेल देख लेते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण ये जो इनके चरित्रों का, गाथाओं का वर्णन करते थे, राजाओं के जिसके आश्रय में ये लोग रहते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती थी, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इनमें प्रमुख हैं विजयपाल रासो जो नल सिंह कृत हैं, अमीर रासो सारंगधर कृत हैं, खुमार रासो दलपति विजय कृत हैं, बिसलदेव रासो नरपति नाल कृत हैं और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत हैं और परमाल रासो जगनी कृत हैं। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसका। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। पहले तो पूछ देता है सिद्धों की संख्या कितनी है, ये भी प्रश्न बनते हैं। तो कितने हैं? 84। तो इसको ध्यान रखिएगा। सरहपा, सरभरपा, लुईपा, विरूपा, डुम्बीपा, कंडपा, कुकुरपा आदि सिद्ध कमी है। नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों के को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। अब देखिए, गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प आदि है। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद्र नाटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है उनकी संख्या 12 बताई जाती है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कंडपा, सारंगधर और कुकुरपा। देखिए कौन नहीं है 84 सिद्धों में? सारंगधर नहीं है। ठीक है, ऊपर डिटेल दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा कौन कौन से सिद्ध साहित्य में आते हैं। अब देखिए, आदिकाल में किस प्रकार की साहित्य लिखा जा रहा था? तो देखिए, अभी डिटेल में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के साहित्य लिखा जा रहा था। तो देखिए, जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना और उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं। तो ऑप्शन ये सही है। देखिए, ये दोनों तो भक्ति काल से संबंधित है। तो ये अब पहला है, जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का ये लोग वर्णन करते थे आदिकाल में। अब देखिए, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का तिरंजनापूर्ण वर्णन है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है। पहले ही आपको मिल गया क्योंकि ये क्या है? भक्ति काल का, ये इसमें भक्ति काल की विशेषता है। युद्ध का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन ये भी जो है आपका वीरगाथाकालीन रासो काव्य में मिला है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। देखिए, वीरगाथाकालीन रासो काव्य में कृष्णलीला का प्रतिपादन नहीं किया गया जाता है। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का तिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण और क्या है? युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। अब देखिए, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? ग्रियर्सन द्वारा पूछा है कि क्या नाम दिया था इन्होंने? संधिकाल, प्रारंभिक काल, अभ्रंश काल और चारण काल। तो इसके चारण काल, देखिए संधिकाल भी हम बताया है, प्रारंभिक काल भी और अभ्रंश काल भी। अगर आपको नहीं देखे तो जाइए जरूर देखिए और कमेंट में बताइए कि इसके आंसर क्या है। संधिकाल किसने कहा है, प्रारंभिक काल किसने कहा है और अभ्रंश काल किसने कहा है? इसका ऑप्शन ग्रियर्सन ने चारण काल का है, ऑप्शन सी सही है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वानों की कवियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 ईस्वी से उद्धृत मिला है, जिसे इन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में 700 से 1400 ईस्वी माना गया है। बिसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय और प्रबंध। तो ये गेय शैली का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी सही है। देखिए, इसका डिटेल देख लेते हैं। बिसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना कौन की है? बिसलदेव रासो की नरपति नाले ने 1155 ईस्वी में की थी। बिसलदेव कभी देखिए सिक्वेंस क्रमानुसार लगाने के लिए आता है कि बिसलदेव का ये पृथ्वीराज रासो की, मतलब इनका क्रम लगाइए, कौन सबसे पहले रचना हुआ, कौन बाद में हुआ। तो सन भी याद रखिएगा कि बिसलदेव रासो की 1155 ईस्वी में हुई थी। आदिकाल की श्रेष्ठ काव्य कृति है। बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्तिकाल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बिसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? अभी हम लोगों ने देखा कौन है? नरपति नाल है, ऑप्शन सी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है?
अभी हम लोगों ने देखा। कौन है? नरपतिनाल। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो कौन है? बिसलदेव रासो है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? किसका है? विसलदेव रासो का है। ऑप्शन सी सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है, राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ चले गए थे? तो देखिए बच्चा, राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ गए थे? तो कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र। उड़ीसा में गए थे। विसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा विसलदेव उड़ीसा, अब उड़ीसा बोला जाता है उसको, चले गए और 12 वर्ष तक राजमती उसके विरोध से दुखी रहती हैं। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती हैं और सामंती जीवन के प्रति गहरी रुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। अब देखिए किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपतिनाल का बिसलदेव रासो, जगनी का परमाल रासो और दलपति विजय का खुमार रासो। तो आला खंड के नाम से जगनिक के परमाल रासो को जाना जाता है। डिटेल देखते हैं। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आल्हा और रुदल की वीरता की गाथा, उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आला खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर भी ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित कराया था। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? अभी हम लोगों ने देखा कौन सा काव्य प्रचलित है? परमाल रासो। अब देखते हैं आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन थे? तो कौन है? जगनिक है। आला खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम कौन सा है? तो कौन सा है? परमाल रासो है। अब देखिए आला खंड का दूसरा नाम क्या है? सेम क्वेश्चन, परमाल रासो है। अभी हम लोग इसका डिटेल देख चुके हैं। जगनिक का परमाल रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है और इसका भी हम लोगों ने डिटेल देखा। अब देखिए आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति का कवि का क्या नाम है? अभी हम लोग देखा जगनिक है। देखिए एक ही क्वेश्चन से एक डिटेल से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आल्हा और उदल नाम दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? तो परमाल रासो में मिलता है। अब देखिए कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस इधर मतलब ऐसे कर दिया है। देखिए खुमार रासो, मृगावती, पद्मावती, आला खंड, तो क्या नाम है? आल्हा खंड। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, परमाल रासो के लेखक कौन है? देखिए रिपीट क्वेश्चन, जगनिक ही हैं। 12 बरिस ले कुकर जी और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जी आगे जीवन को धिकार। ये किस विधा की रचना है? सोहर, कजली, विरला और आला। ये इस किस विधा की रचना है? ये आल्हा विधा की रचना है। उपर्युक्त पंक्ति जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो से ली गई है। इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों को वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्ध के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आल्हा विधा है। अब देखिए वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो क्या नाम है? अभी हम देखिए पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कमानी और रामचरितमानस। तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई। देखिए वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो भी कहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो फैक्ट हैं वही ज़्यादातर माने जाते हैं जो इन्होंने कहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी पचाड़ी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां जो थी उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया। इस संस्करण में 69 समय या खंड, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसमें पृथ्वीराज रासो में कितने खंड हैं? तो कितने हैं? 69। और ये क्या है? 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं ईस्वी में लिखी गई हैं।
तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें 19 खंड हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण जो सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद है, इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा और इसमें महाराजा पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन बी सही है, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई, ऑप्शन ए सही है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए, चंद्रबरदाई। और देखिए चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? अभी हम लोगों ने देखा किसके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सेम क्वेश्चन, चंद्रबरदाई। ठीक है, अब ऐसे भी याद कर सकते हैं पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चौहान। तो अगर आप पूछ दे कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो आप पृथ्वीराज रासो, अगर आपको इनकी रचना याद है तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, अब देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अभी हम लोगों ने देखा रामचंद्र शुक्ल ने किसको प्रथम महाकाव्य माना है? पृथ्वीराज रासो को। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखिए अब मिलान करना है कौन किसकी रचना है। देखिए बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो पहले तो पृथ्वीराज रासो आपकी किसकी है? चंद्रबरदाई। और ऑप्शन में देखिए एक तो पहले देखना चाहिए कि पहला जो आपको आ रहा है उसके बाद आपको ऑप्शन देखना चाहिए। देखिए ऑप्शन डी में पहला ही ऐसा आप देखिए बी का 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी, इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का 4 है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। अब देखिए बिसलदेव रासो आपका 2 है, क्या है? नरपति नाल। परमाल रासो किसकी है? परमाल रासो जगनिक की है। और खुमार रासो दलपति विजय की। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब देखिए खुमार रासो के रचयिता कौन है? अभी ऊपर हम लोगों ने मिलाया, कौन है? दलपति विजय हैं। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, कौन नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिख साहित्य। देखिए जैन, सिद्ध और नाथ तो है ही, लेकिन सिख साहित्य इसमें नहीं है। तो अब इसका डिटेल देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल संवत 1050 से 1375 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिरगाथा काल का नाम दिया। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख किया जाता है। इसको हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं कि क्या क्या नाम दिया गया है आदिकाल को। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य और सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अब देखिए संवत 1050 से 1375 कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय सीमा अभी हम लोग इसके पहले वाले प्रश्न में देखे हैं, उसका डिटेल दिया था 1050 से क्या 1375। तो देखिए विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। ठीक है, अब देखिए उपर्युक्त अभी निम्नलिखित में से वीरगाथा काल की रचना नहीं है। कुछ है इनमें से कौन सा वीरगाथा काल में रचना किसका नहीं हुआ था? संदेश रासक, जयमय, जस चंद्रिका, आलाखंड और भक्तमाल। भक्तमाल की रचना जो है वीरगाथा काल में नहीं की गई थी। तो ये नाभादास कृति, ये भक्ति काल की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? नाभादास। इनको भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है रचना। तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। देखिए नाभादास भक्तिकाल के कवि हैं। इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तकाल में ये भक्तमाल में तुलसीदास को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जयमय जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। अब देखिए इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई। अब तक तो आप लोगों ने इतना देख लिया है कि अब आप लोग बता सकते हैं कि कौन से इसमें आदिकाल का कवि नहीं है। चंद्रबरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपति विजय। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नाभादास किसके हैं? भक्तिकाल के कवि हैं। तो यही ऑप्शन सी सही है। नाभादास भक्तिकाल सगुण भक्ति धारा के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। देखिए भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। तो इसीलिए देखिए सगुण भक्ति धारा का इसमें दिया है कि नाभादास भक्तिकाल में सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना से लेकर की है। ये तुलसीदास के समकालीन थे। विकल्प में दिए गए अन्य कवि आदिकाल के कवि हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? सूर, सागर, विद्यापति पदावली, विजक और भ्रमर गीत। नहीं इसमें पूछा इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है।
तो सूरसागर आपकी सूरदास की है, विजक भी उनके संकलन है, सुधा भ्रमर गीत। अब इसमें विद्यापति की पदावली जो है आदिकाल की रचना है। तो देखिए पदावली आदिकाल की रचना जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक तथा भ्रमर गीत भक्तिकाल की रचना है। ठीक है, ये आपकी आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत, हास्य, करुण, वीर। तो इसका जो है वीर है। कहीं देखिए श्रृंगार और वीर रस दोनों है, तो इसमें आपका श्रृंगार नहीं है, केवल वीर रस है। तो यहाँ पे आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। डिटेल देख सकते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर दो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नित्य, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन करते हैं और इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? देखिए 10, 12, 16 और 14। तो इन्होंने 14 रचनाएं की हैं। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत और अवहट में हैं। कीर्तिलता और कीर्तिपता का इनकी अवहट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें कीर्तिलता अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, विभाग सार, अब देखिए वर्षकृत और गया पतन, गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। अब देखिए विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी, मैथिली, अवधी और पिंगल। अगर आप डिटेल ध्यान से देखेंगे तो बता देंगे कि किस भाषा में रचित है। बिना आंसर देखे तो मैथिली भाषा में रचित हैं। ठीक है, विद्यापति कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कीर्तिपता का जो अभी तक संपादित नहीं हो पाई है। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहा जाते हैं? पदावली, कीर्तिपताका, कीर्तिलता, उपयुक्त सभी। तो पदावली के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। जनरल हिंदी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये कौन है? विद्यापति हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। ठीक है, विद्यापति के पद पर अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इनके पद अधिकतर किसके हैं? श्रृंगार के ही हैं। और ये किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। तो देखिए वीर तो है ही, साथ में श्रृंगार के भी हैं। ठीक है, अब देखिए देसिल बैना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी हैं? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कविगंग। देखिए ये विद्यापति के ये उक्ति हैं। ये प्रसिद्ध जो इनका लाइन है, देसिल बैना सब्जन मिठा, ये विद्यापति द्वारा कही गई हैं। प्रस्तुत उक्ति विद्यापति हैं, जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। अब देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो देखिए अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। कौन से कवि विभूषित हैं? विद्यापति, सूरदास, नंददास और कुंभनदास। तो अभिनव जयदेव से विद्यापति विभूषित किए गए हैं। विद्यापति ने ओइनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव, वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि विभूषित किया। इसकी उपाधि से विभूषित किया। देखिए कब ये पूछ सकता है कि किसने अभिनव जयदेव की उपाधि को विभूषित किया? तो कौन है? कुल शिरोमणि महाराजा ये शिव सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? विद्यापति को। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, भरथरी, कंढापा, चुड़कर नाथ। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो है कढ़पा। जलंधरी पाव, भरथरी और ये जो कुड़कर नाथ हैं ये तो हैं, लेकिन कंढपा नहीं है। कंढपा, सबरपा, लुईपा, डुम्बिपा, कुकुरपा आदि ये सिद्ध साहित्य के हैं। और इसमें किसका पूछा है? नाथपंथी पूछा है। तो नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उनमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुड़कर नाथ और भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है?
देखिए सरहपा, कुकरीपा, सबरपा, गोपीचंद। अगर अभी आप लोगों ने ऊपर डिटेल देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। पूछा है किसमें सिद्ध साहित्य में नहीं है, तो इन लोग का तो नाम आपने देखा ही सब, सरहपा, सबरपा, कुकरीपा, गोपीचंद आपके सिद्ध साहित्य नहीं है। सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, राष्ट्र साहित्य, नाथ साहित्य, जन साहित्य, किससे है? अभी देखिए सिद्ध साहित्य में नहीं है, तो सिद्ध साहित्य में शामिल है सरहपा, सबरपा और कुकरिया। तो अब देखिए कुकरिया भी है, अब इसमें सिद्ध साहित्य होगा। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंदर, ये मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ और चुड़कर नाथ। तो आपके आदि का नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ हैं। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में नवनाथ, गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, करीड़नाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भारतीनाथ और गोपीचंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु को का नाम बताइए। तो देखिए गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद्र, गौरंगीनाथ, चौरंगीनाथ और चूड़करनाथ। तो ये मत्स्येंद्रनाथ जो हैं आपके क्या है? गोरखनाथ के गुरु थे। नाथ पंथ के चलाने का श्रेय ये मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ को है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता थे और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का कठिन साधना, अडियोग साधना, हठ पूर्वक योग, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का योग। तो इसका ऑप्शन डी ही सही है। हठ योग का क्या अर्थ है? ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का योग होता है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों ने सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। अब देखिए सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? वज्र, अग्नि, चित्र और ज्ञान। क्या है शून्य का पूरक तत्व? वह है वज्र। ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसका डिटेल देखते हैं कि तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार लोकायतिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंती व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और वे भी पंच महाभूतों को समस्त भव संसार का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव तथा निर्वाण की बीज मानकर चिंता कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के केंद्र से वे पलटकर अर्ध अध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। अब देखिए मन आदि रूप में निर्मल तथा सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशित चित्त है। हाँ, इसी प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोधि चित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणा की अद्वैतता है। इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है। अब देखिए तब यह वज्र रूप होता है और राग ही वज्र है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणा ये जो भूषित राग ही महामुद्रा से समागम करने पर महाराग होता है। जो मोक्ष का हेतु है वह करुणा भूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। अब सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट और संध्या। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या सांध्या कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने किया था। अब देखिए निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद और तथा दोहों में हुई और सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। नहीं, इसका ऑप्शन डी जो है पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो डी है, क्योंकि किस भाषा में हुआ है? संध्या भाषा में, तो ये गलत है। अब देखिए डॉक्टर तोतीसोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सुरसेन तथा राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। सिद्ध साहित्य प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं है, अतः विकल्प डी असत्य है। ठीक है, अभी हम लोग का ये आदिकाल समाप्त होता है। अब हम लोग अगला भक्ति काल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।